नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर अपने इस चैनल जिसका नाम कनेक्ट है आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं इंग्लिश की सीरीज़ शुरू किया है मैंने और आप लोगों को मैंने बताया है कि इंग्लिश कितनी आसान भाषा है और मैं इसको कहता हूं इंग्लिश दुनिया की सबसे आसान भाषा है, क्योंकि इंग्लिश केवल इन्हीं 20 हेल्पिंग वर्ब पे टिकी होती है। अगर आप इन 20 हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से समझ जाते हैं कि इनका इस्तेमाल कब और कहाँ करना है, तो आप भी यही कहेंगे कि इंग्लिश दुनिया की सबसे आसान भाषा है। क्योंकि पूरी इंग्लिश में, पूरी लैंग्वेज में आप कहीं भी पढ़ेंगे, कहीं भी देखेंगे, किसी को भी सुनेंगे, तो कोई भी सेंटेंस, कोई भी अभिव्यक्ति बिना इसके संभव नहीं है। इन 20 में से एक ज़रूर होगा। और अगर आप इन 20 का इस्तेमाल समझ जाते हैं तो आपके लिए इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश लिखना, इंग्लिश सुनना और इंग्लिश बोलना चारों आयाम बहुत ही आसान हो जाते हैं। सो देयर आर ओनली 20 हेल्पिंग वर्ब्स। इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ देम यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। जैसा इससे पहले दोस्तों मैंने आपको विल का यूज़ बताया था। विल और सेल दोनों आपस में सगे भाई ही हैं, और ये कॉन्सेप्ट इसलिए मैं ऐसा बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझना आसान रहे। विल और सेल में कोई भी फ़र्क नहीं है, ना इसके इस्तेमाल में कोई फ़र्क है, ना इसका मतलब में कोई फ़र्क है, दोनों एक जैसे ही हैं। अपितु वो भी रूल इसमें नहीं है जैसे वाज, वर और इज़, आर में था कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, जिसको हिंदी में एक वचन बहुवचन कहते हैं, वो भी इसके साथ रूल नहीं है। ये इतना आसान है। विल और सेल का यूज़ तो पूरी लैंग्वेज में सबसे आसान है, मान के चलिए पूरी इंग्लिश में सबसे आसान है विल और सेल का यूज। तो विल का यूज़ मैंने आपको बताया ही था पहले, और सेल के यूज़ में सिर्फ इतना फ़र्क है, आप ये मान के चलिए कि सेल का इस्तेमाल कहने का मतलब जहाँ पे अनसर्टेनिटी बिल्कुल ना हो, पूरी तरीके से सर्टेनिटी हो, जैसे कि हाँ पक्का कोई काम होगा ही होगा। जैसे कहने का मतलब किसी को सज़ा मिलेगी, या आप रेड लाइट जंप करोगे तो चालान कटेगा। तो जहाँ इस तरीके का सर्टेनिटी का इस्तेमाल होता है वहाँ सेल का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब सेल का यूज पूरी तरीके से बिल जैसा ही है, और सारे नियम भी ठीक उसी तरीके से हैं। सिर्फ सेल का मतलब पूरा निश्चय होता है। अगर आप सेल देखिए, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल कोर्ट कचहरी, कानून की किताबों में, एग्रीमेंट वगैरह में, फैसलों में जो जज फैसला सुनाते हैं, ऐसी जगहों पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसका कारण यही है कि विल तो नॉर्मल भाषा में हम लोग यूज करते हैं कि आई विल गो, यू विल कम, आई विल ईट, यू विल ईट, आई विल सिंग, आई विल डांस, आई विल टेल यू, आई विल राइड, आई विल ड्राइव, आई विल स्लीप, आई विल राइट, आई विल लिसन, आई विल कुछ भी करिए कि मैं करूँगा, मैं वो सुनूंगा, आप जाओगे, मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं नहाऊंगा, मैं गाड़ी चलाऊंगा, मैं राइड करूँगा, मैं दौड़ूंगा, कुछ भी किसी के साथ भी, चाहे वो हो, चाहे ही, सी, इट, नेम, जैसा पहले मैंने आपको बताया है, आई, वी, यू, दे, ही, सिट, सबके साथ विल का इस्तेमाल होगा। सेल का भी सबके साथ है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि सेल का इस्तेमाल दृढ़ निश्चय के लिए होता है। जहाँ पे कोई चीज़ पक्का सर्टेनिटी हो कि नहीं ऐसा होगा ही होगा, तभी इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको बताया, कोर्ट कचहरी, लॉ की बुक्स में आप पढ़ेंगे तो जहाँ भी लिखा होगा ऐसा लिखा होगा, जैसे सेल बी पनिश्ड का मतलब दंड मिलेगा। ठीक है, अगर आप रेड लाइट जंप करेंगे तो चालान कटेगा, अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो चालान भरना पड़ेगा, अगर आप बिना टिकट यात्रा करेंगे तो यू शैल बी पनिश्ड। तो कहने का मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ ऐसी जगहों पे करते हैं। आप नोटिस करिएगा, जहाँ पढ़िएगा लॉ की बुक में, या आप कहीं ऐसा एग्रीमेंट वगैरह, कहीं कानूनी लिखा पढ़ी में, कहीं किसी तरीके का एग्रीमेंट में, तो वहाँ आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि सेल का इस्तेमाल होगा विल की जगह पे। क्योंकि सेल का मतलब ही है कि पूरी तरीके से श्योर, 100% पक्का है कोई चीज़, तो वो सेल होगा। अदरवाइज़ फिर विल का यूज है। और जैसा मैंने इसको बताया, बहुत ही आसान है। आप आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, किसी के साथ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का कोई चक्कर नहीं है। और सेंटेंस बनाना आपको पहले मैंने बता ही दिया है, और वही फंडा पूरी इंग्लिश में लगता है। इसीलिए मैं हर जगह बोलता हूँ कि दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है, क्योंकि सारा फंडा वही है। आप पहले लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब इंटरोगेटिव बन जाएगा, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक कहते हैं। आप इसके बाद नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। तो इस तरीके से करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। बनाने की प्रैक्टिस करिए, बहुत ही आसान है। सारा खेल इन्हीं 20 का है। 20 को समझने की कोशिश करिए। और ये फंडा कोई बताता नहीं इस तरीके का कॉन्सेप्ट, लोग ग्रामेटिकली बताते हैं कि ग्रामर के हिसाब से कैसे चलते हैं,
वर्ब, एडवर्ब ना, ऑर्डिनरी वर्ब, दुनिया भर का ये सब बताते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस और एक्टिव, पैसिव, ये सब चीज़ें नहीं है। मैं आपको एक नए साधारण से कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि इनका इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे करना है। तो आप इसको ये समझ के चलिए कि ये 20 ही हैं, 20 का इस्तेमाल कब, कहाँ, कैसे करना है। मैं बार बार बोलता हूँ 20 के अलावा कुछ 21वां है ही नहीं। इन्हीं 20 पे पूरी इंग्लिश टिकी हुई है, इन्हीं 20 पे सब कुछ, इन्हीं 20 से सब बनेगा। कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा कि हो सकता है इन्हीं 20 में से आपको 2, 1-2 कहीं साथ में किसी के साथ में मिले कुछ यूज करते हुए, तो भी हैरानी की बात नहीं है, लेकिन बनेगा सब कुछ इसी से। जैसे आगे कुछ भी होगा, मैं आपको अभी और एक एडवांस लेवल पे वीडियो जब बनाऊंगा तो बताऊंगा। अभी आप ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल समझते जाइए, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अच्छा समझ आएगा। और अगर आपको अच्छा समझना है और आपको अपना जड़ मजबूत करनी है, फंडामेंटल मजबूत करना है, तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम दीजिए, समझिए इस चीज़ को। ज़्यादा तेज़ आगे भागने की कोशिश मत करिए। आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे छोटा बच्चा होता है पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन सीखता है, फिर का, कबूतर और ए फॉर एप्पल सीखता है, वैसे आप इसको, क्योंकि लैंग्वेज है हमेशा के लिए सीख रहे हैं, तो पहले फंडामेंटली चीज़ों को सीखिए, समझिए, क्योंकि बहुत ही आसान है। इसमें कोई टेंशन लेने की, हड़बड़ाने की बात ही नहीं है। जब 20 के अलावा 21वां होता ही नहीं, तो 20 ही समझना है। 20 को अच्छे से समझिए, कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल होता है। और दोस्तों, जैसा हर बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल के साथ जुड़िए, चैनल शेयर करिए, और स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों को और स्पेशली प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए मैंने ये चैनल बनाया। अभी आगे मैं बहुत कवरेज करूँगा प्राइवेट नौकरी की प्रॉब्लम्स को, और प्राइवेट नौकरी में क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे सॉल्यूशन उसका निकाल सकते हैं, और मोटिवेशन ट्रेनिंग भी कुछ मोटिवेशनल मैं इस पर डालूँगा। तो इसलिए अभी ढेर सारा प्लान है। तो आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए। कोशिश करिए कि गांव देहात में जहां इंग्लिश को बहुत टफ समझते हैं लोग, हाँ मैं मानता हूँ ये एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए नहीं होगा, लेकिन लिखने, पढ़ने, बोलने, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को। लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना आसान होगा। जो 4 आयाम मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश हैज़ ओनली 4 कंपोनेंट, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, वो मैं आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ इस ट्यूशन के माध्यम से, इस ट्यूटर के माध्यम से, या इस कह लीजिए ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से, कि आपको लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, 4 चीज़ आसान हो जाएगा। और चारों चीज़ें ज़िंदगी भर काम आती हैं, और चारों चीज़ें प्रोफेशनल लाइफ में काम आती हैं, और पर्सनल लाइफ में भी काम आती हैं। कहीं कुछ पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, सुनना है, तो आजकल सब चीज़ इंग्लिश का ही है। तो ये कहने का मतलब यही है कि मैं इसको, मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट है समझाने का, कि कितना आसानी से समझा रहा हूँ। जैसे आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाएंगे हमेशा, ये रूल है, फंडामेंटल रूल आप समझ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, इसको पहले लगा देंगे तो इंटरोगेटिव हो जाएगा। और जिसके लिए बात कर रहे हैं, इसके और उसके बीच के बाद में अगर नॉट लगाएंगे तो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। जैसे दे विल नॉट गो, वो नहीं, क्या वो नहीं जाएंगे, विल दे नॉट गो, तो